8 लोगों की बड़ी सी फैमिली में सबसे छोटा और इकलौता भाई है सिक्किम, क्योंकि बाकी सब तो ठहरे 7 सिस्टर्स। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के 8 बड़े सुंदर स्टेट्स की, जिनमें से पॉपुलेशन वाइज इंडिया के सबसे छोटे और एरिया वाइज दूसरे सबसे छोटे स्टेट सिक्किम के सबसे बड़े और कैपिटल सिटी गैंगटॉक और आसपास के जगहों को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं और जानने वाले हैं वो सब चीजें जो आपके अगले सिक्किम ट्रिप को मेमोरेबल बनाने के काम आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं तापस आप सबका स्वागत करता हूं फ्री बर्ड ट्रैवल्स में। गैंगटॉक पहुंचना बड़ा ही आसान है। आप डायरेक्टली गैंगटॉक के पैक्योंग एयरपोर्ट तक फ्लाइट बुक कर सकते हैं। अगर किसी दिन आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है तो दूसरा बेस्ट ऑप्शन है बागडोगरा एयरपोर्ट तक फ्लाइट बुक करना। यहाँ के लिए तो फ्लाइट मिल ही जाएगी। नजदीकी रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि एक मेजर रेलवे स्टेशन है। डिस्टेंस है गैंगटॉक से 115 किलोमीटर। आप अगर बाय रोड आना चाहते हैं तो गैंगटॉक के लिए आपको बस मिल जाएंगे सिलीगुड़ी और कालिम्पोंग से। इन दोनों जगहों से गैंगटॉक के लिए 400 से 450 रुपए में शेयर टैक्सीज भी मिल जाते हैं। आप चाहे एक सोलो ट्रैवलर हो या फिर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो, आप चाहे बजट स्टेज प्रेफर करते हो या फिर लग्जरियस स्टेज, गैंगटॉक में सबके लिए कुछ ना कुछ है। सिटी सेंटर है MG रोड, तो आप इसके आसपास या SNT बस स्टेशन और देवराली बाजार जैसे जगहों के आसपास भी रहना चाहेंगे। अच्छे रेटेड होटल्स और हॉस्टल्स के रेट्स 1012 रुपए से शुरू हो जाते हैं। सिक्किम आने के सबसे अच्छे मंथ्स हैं मार्च से लेके मई के एंड तक और अक्टूबर से लेके दिसंबर के शुरुआती वीक्स तक। तो अवॉइड करना है तो बारिश के महीनों को, यानी जून से सितंबर तक और मिड दिसंबर से फरवरी तक, जब यहाँ एक्सट्रीम ठंड होती है और स्नोफॉल की वजह से खास करके नॉर्थ सिक्किम की तरफ रोड कंडीशंस काफी अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। दोस्तों, मेरे साथ इस सफर में और आने वाले हर सफर में जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। मैं रुका हूँ होटल टेम्पो हेरिटेज में, जो CM हाउस के पास सनगावा नाम के एरिया में है, जिसका एक छोटा सा टूर दे देता हूँ, फिर चलते हैं साइट सीइंग पे। होटल मुझे काफी पसंद आया है क्योंकि रूम काफी स्पेसियस है, स्टाफ्स पोलाइट हैं, स्विमिंग पूल, स्पा और जिम जैसे फैसिलिटीज के साथ साथ कुछ गेम्स भी हैं खेलने के लिए। इन हाउस रेस्टोरेंट और बार भी है, जहां से ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलते हैं गैंगटॉक और प्रोबेबली सिक्किम के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन नथुला पास की तरफ। आज हमें घुमाने ले जा रहे हैं पसांग भाई। नथुला कोई ऐसी जगह नहीं है जहां के लिए आपने बस टैक्सी बुक कर लिया और चल दिए। दरअसल आपको एक परमिट की जरूरत होती है नथुला पास जाने के लिए, जिसे कहते हैं प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या PAP। ये अलग बात है कि सिक्किम पहले एक इंडिपेंडेंट किंगडम हुआ करता था, फिर प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया बना और फिर 1975 में जाके इंडिया का हिस्सा बना, इसका 22वां राज्य बनके। आज सिक्किम इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है नेपाल, चाइना और भूटान के साथ। नेपाल और भूटान के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं और चाइना के साथ कैसा रहा है ये शायद बताने की जरूरत नहीं। और नथुला ईस्टर्न हिमालयस का वो माउंटेन पास है जो सिक्किम को जोड़ता है चाइना के साथ और आता है एक प्रोटेक्टेड एरिया की कैटेगरी में। ऐसे जगहों पे टूरिज्म एक्टिविटीज को रेगुलेट और मॉनिटर करने के लिए और उस हिसाब से बॉर्डर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए PAP जैसे परमिट्स की जरूरत होती है। क्या आपको पता है कि सिक्किम में बस 4 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं? मैं श्योर हूँ कि यहाँ स्कूल के एग्जाम्स में ये सवाल नहीं पूछा जाता होगा कि यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। खैर, गैंगटॉक और नथुला दोनों ही ईस्ट सिक्किम के हैं और नथुला के अलावा सोमगो लेक, सोंगमो लेक या चंगू लेक और बाबा मंदिर जाने के लिए भी इसी परमिट की जरूरत होती है। ये परमिट ऑनलाइन नहीं मिल सकता। आपको बस ये करना है कि आप जिस भी दिन जाने वाले हैं किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया, उससे पहले वाले दिन एक टैक्सी वाले से बात करके आपको देना है बस 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आई कार्ड में से किसी भी एक की कॉपी। परमिट आपको सुबह मिल जाती है और फिर ऑल सेट। आधार कार्ड को सिक्किम में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अभी लग रहा है ना कि हम आए हैं सिक्किम। तो ये है चिपकू नाम का गांव, बड़ा ही प्यारा और क्यूट सा नाम है ना। यहाँ से नथुला पास 19 किलोमीटर बचा हुआ है। अभी हम रुके हैं चाय पानी कुछ पीने के लिए और वॉशरूम यूज़ करने के लिए। बाकी आप नज़ारा तो देख ही सकते हैं, कितना सारा बर्फ गिरा हुआ है। काफ़ी ठंड है यहाँ पे, हाथ बिल्कुल जम रहे हैं। चिप्सू के इस D10 रेस्टोरेंट में हमने लंच का भी ऑर्डर दे दिया है, जो कि हम लौटते वक्त करने वाले हैं।
आप अगर नथुला के ठंड के लिए प्रिपेयर नहीं हैं, तो ऐसे शॉप से जैकेट्स रेंट पे भी ले सकते हैं, जैसा कि हमारे एक फ्रेंड ने किया। कुछ ही दूर आके हमें मिलता है त्सुमगो लेक, जो कि गैंगटॉक नथुला रोड को लग के ही है। पर हम सोच रहे हैं कि यहाँ रुकेंगे, लौटते वक्त पहले नथुला और बाबा मंदिर देख लेते हैं। फॉरेनर्स को इस रास्ते में बस यहीं तक आने की परमिट दी जाती है। इसके बाद नज़ारे और भी सुंदर होने लगते हैं, बर्फ और दिखने लगता है और मज़ा भी और आने लगता है। रास्ते में हमें 2 फ्रोजन लेक्स भी दिखते हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं नथुला पास, द पास ऑफ लिसनिंग ईयर्स। वेलकम टू नथुला पास गाइस। बहुत ही ज़्यादा ठंड है, हालत ख़राब, कान जम गए, मेरे हाथ भी जम गए, कुछ काम नहीं कर रहा। एक्सट्रीमली विंडी है ये, बहुत सारे कार लगे हुए हैं। एक्चुअली वो वाला बिल्डिंग जो है ना, वो है चाइना का। शायद हम आगे जाके रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो मैं बस यहीं से रिकॉर्डिंग कर ले रहा हूँ। और ये देख सकते हैं कितना लंबा लाइन है ऊपर जाने के लिए। तो मैं आगे चलता हूँ और देख के आता हूँ क्या है और क्या कुछ देखने के लिए है। बाकी फ़ोन में ना चाइना का भी टाइम आने लग गया है, तो उनका टाइम ना आधा घंटा पहले हमसे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे 12:28 हो रहा है और वहाँ पे हो रहा है 12:58। आगे चल के देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। ये है नथुला पास, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल रोड्स में से एक। आप सबने एंशिएंट सिल्क रूट के बारे में सुना ही होगा। इस ट्रेड रूट का साउथ वेस्टर्न पार्ट जाता था तिब्बत के लासा से चुम्बी वैली और नथुला पास होते हुए वेस्ट बंगाल के तामलुक तक, जो कि एक सी पोर्ट हुआ करता था। करीब 1,500 से 2,000 साल तक इस हिस्टोरिक ट्रेड रूट को, खास करके नथुला पास को इस्तेमाल करने के बाद साल 1962 में हुए इंडो चाइना वॉर के बाद से इसे बंद कर दिया गया था। करीब 4 दशक तक इसे बंद रखने के बाद साल 2006 में इसे रीओपन किया गया। आज ये इंडिया और चाइना के बीच के 3 ओपन ट्रेड रूट्स में से एक है और काफी इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 2 रूट्स में से ये भी एक रूट है। पर आप जानना चाहेंगे कि जब आप यहाँ आएंगे तो क्या देखने को मिलेगा। ये जो रास्ता है ना, ये सीधे जाती है लासा तक। जैसे हमने वाघा बॉर्डर में देखा था कैसे एक रास्ता अमृतसर से लाहौर तक जाती है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी इस रास्ते के ऊपर इंडिया और चाइना दोनों की तरफ से गेट्स बनाए गए हैं और बीच में कुछ एरिया है जिसे शायद फ्रंटियर कहते हैं। आप करीब 90 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाके इस बॉर्डर को बहुत पास से देख सकते हैं और ये रोड कैसे 2 देशों का हिस्सा बना है वो भी आप ऊपर से देख सकते हैं। आप यहाँ बॉर्डर के उस पार के चाइनीज सोल्जर्स को भी देख सकते हैं, पर जब आप हमारे जवानों को देखते हैं या उनसे किसी भी तरह का इंटरेक्शन करते हैं, वो फीलिंग अलग ही होती है, जो फील करने के लिए आपको यहाँ आना होगा। सीढ़ी जो सारे थे बहुत ही स्लिपरी थे क्योंकि आइस गिरी हुई है। ऐसे ब्लैक आइस टाइप होता है ना, जिसमें चलना बिल्कुल मुश्किल होता है। तो काफ़ी मुश्किल हुई, बट वी मेड इट टू द टॉप। और हमने बॉर्डर देखा इंडिया और चाइना का बिल्कुल नज़दीक से, वर्थ इट। और हम सब एक साथ रहे तो सबके लिए थोड़ा आसान हो गया। गैंगटॉक में हम थे 1650 मीटर्स या 5410 फीट के एल्टीट्यूड पे और अब हैं 4310 मीटर्स या 14140 फीट के एल्टीट्यूड पे। इस वजह से यहाँ के एयर में ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम होता है और कुछ लोगों को सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, पर घबराना नहीं है। आपको बस ये करना है कि भागा दौड़ी नहीं करनी है और सब कुछ आराम आराम से करना है बस। प्रो टिप ये है कि अपने पास एक कर्पूर या कैम्फोर का एक छोटा सा पैकेट जरूर रखें। ब्रीदिंग में कोई इश्यू हो तो इसे इनहेल कर लेना है, बेहतर महसूस होगा। इसके अलावा गैंगटॉक से निकलते वक्त 3rd माइल चेक पोस्ट पे आपसे पूछा भी जाता है कि कहीं आपको ऑक्सीजन के कैंस तो नहीं चाहिए। अगर आपको ब्रीदिंग में इश्यूज पहले से हैं तो एक बार डॉक्टर से पूछ लेना अच्छा रहेगा।
और फिर इसके साथ फोटोज नहीं लिए तो क्या किए। ये रहे मेरे कुछ नए फ्रेंड्स जो इसी ट्रिप पे ही बने हैं। हालांकि ये सब थोड़े से नाराज हैं कि मैंने इन्हें किसी वीडियो में नहीं लिया है। जो लोग गैंगटॉक आते हैं वो नथुला पास जरूर आते हैं, और जो नथुला पास आते हैं वो बाबा मंदिर जरूर जाते हैं, और हम भी वहीं जा रहे हैं। बाबा मंदिर के पीछे एक अद्भुत सी कहानी है। ये मंदिर डेडिकेटेड है साल 1968 में बस 22 साल की उम्र में शहीद हुए बाबा हरभजन सिंह जी को। बाबा जी का देहांत तब हुआ जब घोड़ों के एक काफिले को दोंगचू की तरफ ले जाते समय उनका पैर फिसल गया और वो एक उफनते हुए नाले में गिर गए थे। उनका शव 3 दिन तक नहीं मिल पाया था। फिर बाबा जी अपने पंजाब रेजिमेंट के एक साथी के सपने में आते हैं और उनका शव किस जगह मिल पाएगा वो बताने के साथ साथ उनकी एक समाधि भी बनाई जाए ये इच्छा जताते हैं। इस बात को मानते हुए आर्मी के इस यूनिट ने टुकला वैली के पास उनके समाधि का निर्माण किया, जिसे आज हम ओल्ड हरभजन बाबा जी मंदिर कहते हैं। पहली बार किसी के सपने में आना तो बस एक शुरुआत थी। बाबा हरभजन सिंह जी इंडियन आर्मी के वो सिपाही थे जो शहीद होने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाते रहे। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर इतने सारे वाक़ये हुए हैं कि बिलीव ना करने वाला भी करने लग जाएगा। मान्यता है कि बाबा जी की आत्मा इंडो चाइना बॉर्डर पे पहरा देती रही और दुश्मनों के रणनीतियों के बारे में बाबा जी सैनिकों के सपनों में आके उन्हें आगाह करते रहे। ड्यूटी के दौरान किसी सैनिक की आंख लग जाती तो उन्हें जोर के चांटे लगने के भी कई वाक़ये सामने आए। 1968 के बाद से बाबा जी की सैलरी उनके माता पिता को भेजी जाने लगी और हर साल बाबा जी के बिलोंगिंग्स को बक्सों में डाल के उनकी छुट्टी अप्रूव करके इंडियन रेलवे में एक सीट रिजर्व करके 2 सैनिकों के द्वारा उन्हें पंजाब के कपूरथला लिया जाता। शहीद होने के बाद बाबा हरभजन जी को महावीर चक्र से नवाजा गया और उनका प्रमोशन भी बीच बीच में होता रहा। ऐसा कभी माना ही नहीं गया, या कह सकते हैं कि बाबा जी ने ये कभी मानने ही नहीं दिया कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। साल 2006 में ड्यूटी से रिटायर होते वक्त बाबा जी का पद एक कैप्टन का हो चुका था। अभी हम नए मंदिर में हैं जिसे साल 1982 में पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाया गया था। आप चाहें तो यहाँ से 9 किलोमीटर दूर स्थित ओरिजिनल मंदिर पे भी जा सकते हैं। निकलना पड़ेगा, यहाँ रुकना था और कुछ देर पर जल्दी से निकलना पड़ेगा। उस तरफ और एक शिव जी की मूर्ति है और एक फ्रोज़न वाटरफॉल भी है, उधर भी जाना था पर अभी टाइम नहीं है। हल्की हल्की सी स्नो गिरने लग रही है, दिखाना मुश्किल है कैमरे में। पहाड़ों में मौसम बहुत जल्दी बदल जाता है, ये सुना तो था, अब देख भी लिया। अभी दोपहर के बस 2:30 बजे हैं और हम चंगू लेक पहुंच चुके हैं, पर देखें क्या, यहाँ के याक्स मुझे बहुत खास लगे। इतने बड़े याक्स मैंने कहीं और नहीं देखे हैं। ये है चंगू लेक, पर बिल्कुल फॉगी फॉगी हो रखा है, कुछ नहीं दिख रहा है। इस लेक की बात करें तो इसे सोमगो, सोंगमो और चंगू लेक कहा जाता है और इसे काफी पवित्र माना जाता है। समर मंथ्स में चारों तरफ घिरे बर्फीले पहाड़ों में से बर्फ पिघल के इस लेक पे आता है, जबकि विंटर मंथ्स में ये लेक पूरी तरह से फ्रोजन रहता है, जैसा हमने 2 लेक्स को ऊपर देखा था। मौसम साफ हो तो ये लेक बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पर एक रोपवे सर्विस भी है जिसे आप अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए लग रहा है मुझे कभी ना कभी यहाँ वापस आना ही पड़ेगा। अगर हम जाते समय यहाँ रुकते तो अच्छा होता, पर शायद नथुला पास और बाबा मंदिर में से कोई एक मिस हो जाता। तो बिना किसी रिग्रेट्स के हमने लंच किया और बढ़ने लगे गैंगटॉक की तरफ। हमें रास्ते में 2-3 बार पसांग भाई से पूछना भी पड़ा कि उन्हें रास्ता दिखाई दे भी रहा था या नहीं, क्योंकि हमें तो नहीं दिखाई दे रहा था। आप अगर अंधेरा होने से पहले गैंगटॉक पहुंच जाते हैं तो आप रोपवे सर्विस के मजे ले सकते हैं। ये सर्विस चालू रहता है सुबह के 9:30 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, जबकि टिकट बुकिंग हो सकती है शाम के 5 बजे तक।
मेरे ख्याल से रोपवे सर्विस किसी भी शहर को और भी खूबसूरत और अपीलिंग बना देती है। बाकी जगह आप केबल कार से नेचर को देख पाते हैं, पर यहाँ आप नेचर के बीच गैंगटॉक के सुंदर से शहर को देख पाते हैं। 24 लोगों की सीटिंग तो नहीं, स्टैंडिंग कैपेसिटी होने की वजह से ये केबल कार्स बस टूरिस्ट से नहीं, लोकल्स भी इस्तेमाल करते हैं। केबल कार्स ऑपरेट करते हैं देवराली बाजार और ताशिलिंग सेक्रेटेरिएट के बीच, और राउंड ट्रिप का फेयर है 130 रुपए 5 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए, और 3 से 5 साल के बच्चों के लिए 68 रुपए। मौसम जब साफ हो तो गैंगटॉक के इस रोपवे सर्विस को बिल्कुल भी मिस मत करना दोस्तों, क्योंकि जरा सोचिए, यहाँ से माउंट कंचनजंगा का व्यू मिल जाएगा तो कैसा लगेगा। अगर मुझे कोई पूछे कि गैंगटॉक में शाम को क्या करना चाहिए, तो मेरा जवाब होगा एमजी रोड जाइए, शॉपिंग कीजिए या फिर फूड जॉइंट्स एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि यहाँ से अच्छा तिब्बतियन, सिक्किमीज और नॉर्थ ईस्टर्न फूड और कहाँ मिलेगा। इसके अलावा आप सिंपली स्ट्रॉल कर सकते हैं या किसी बेंच पे बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। एमजी रोड गैंगटॉक का सिटी सेंटर है और इक्विवेलेंट है नॉर्थ इंडिया के हिल स्टेशंस के माल रोड के साथ, पर यहाँ जैसी साफ सफाई आपको देखने को मिलती है उसका कोई जवाब नहीं। ऐसा मैंने किसी और हिल स्टेशन में नहीं देखा है। एमजी रोड का मार्केट सुबह के 8 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है और फूड जॉइंट्स और थोड़ी देर तक खुले रहते हैं। अब ये वाला दिन काफी हेक्टिक होने वाला है, पर आपके लिए नहीं, क्योंकि मैं फटाफट से बाकी घूमने के जगहों के बारे में बता देता हूँ। ये है ताशी व्यू पॉइंट, जहाँ से आप माउंट कंचनजंगा और माउंट सिनीलोचू को देख सकते हैं, मौसम साफ हो तो, जो आज नहीं है। पर कोई बात नहीं, खुश होने के और भी तरीके होते हैं, जैसे कि सिक्किम के ट्रेडिशनल कपड़े पहनना। लग रहा हूं ना लोकल? अरे नहीं, ऐसे ही बोल रहा था। फिर है 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। अगर आप गैंगटॉक से लाचुंग की तरफ जा रहे हैं तो 32 किलोमीटर बाद आता है ये वाटरफॉल। कहते हैं इस वाटरफॉल के 7 लेवल्स हैं, जिसकी वजह से इसका नाम 7 सिस्टर्स पड़ा है, पर नीचे से बस 2-3 लेवल्स ही दिखते हैं। अगर आप लाचुंग की तरफ नहीं जा रहे हैं और बस इस वाटरफॉल के लिए आना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। फिर है बंझाकरी वाटरफॉल पार्क। ये मैं हाईली रेकमेंड करूंगा फैमिलीज और कपल्स को। इस पार्क का मेन अट्रैक्शन है एक वाटरफॉल, पर ऐसा कहना सही भी नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ और भी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। बार, रिफ्रेशमेंट शॉप्स और रेस्टोरेंट्स भी हैं। बोटिंग फैसिलिटी है और फोटोग्राफी के लिए न्यूमरस पॉइंट्स हैं। जैसा कि इस पार्क के नाम से पता चलता है, ये पार्क थीम्ड है सिक्किम के नेपाली कम्युनिटी के फोक टेल्स के एक कैरेक्टर झाकरी के ऊपर, जो गुफाओं में रहा करता है और जिसके पास अद्भुत शक्तियां होती है। इस कहानी और कैरेक्टर के कई वर्जन्स हो सकते हैं। ये है लासा वाटरफॉल्स, पर अभी पानी नहीं है यहाँ, जो कि होता है रेनी सीजन में। और ये है बकथांग वाटरफॉल। यहाँ पर अभी थोड़ा कम पानी है। वैसे ये वाटरफॉल काफी अच्छा लगता है जब पानी ज्यादा होता है। ये है कुछ इंटरेस्टिंग यानी प्लांट कंजर्वेटरी गैंगटॉक। ये नेचर लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं, जहां आपको देखने को मिलता है ईस्टर्न हिमालयाज के कई तरह के एक्सोटिक प्लांट्स और फ्लावर्स। सिक्किम में 400 से भी अधिक प्रजाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और इस कंजर्वेटरी का मकसद यही है कि इस रीजन को एक बोटेनिकल हब बनाया जा सके। इसी बोटेनिकल पैराडाइज में आपको एक सुंदर सा वाटरफॉल भी देखने को मिलता है। हाईली रिकमेंडेड। और एक खुशी की बात है, हर साल मई के महीने में गैंगटॉक में इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां आपको देखने को मिलते हैं एल्पाइन प्लांट्स, रोजेस, कैक्टीज, ऑर्चिड्स, फर्न्स, हर्ब्स और सब कुछ। ये आप और हमारे जैसे लोगों के लिए मेन अट्रैक्शन रहेगा, क्योंकि सुना है साथ ही साथ एक फूड फेस्टिवल भी चल रहा होता है। फिर है हनुमान टॉप। साल 1968 में बने इस मंदिर को इंडियन आर्मी के द्वारा मैनेज किया जाता है। कहते हैं यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। मौसम साफ हो तो यहाँ से बहुत सुंदर व्यू देखने को मिलता है, क्योंकि ये गैंगटॉक से हायर अल्टीट्यूड पे है।
फिर है गणेश टॉक। टॉक मतलब है मंदिर। गणेश जी की एक बड़ी सुंदर सी मूर्ति है यहाँ। भगवान का दर्शन करने के साथ साथ लोग आते हैं यहाँ इस व्यू के लिए। ये है पूरा का पूरा गैंगटॉक का शहर। फिर है रुमतेक मोनेस्ट्री जो गैंगटॉक से 24 किलोमीटर दूर है। इसे धर्मचक्र सेंटर भी कहा जाता है और इसे बनाया गया था साल 1740 में। फिर है गोंजेंग मोनेस्ट्री जो कि ताशी व्यू पॉइंट के पास ही है। लोग यहाँ पर मोनेस्ट्री के साथ साथ यहाँ से दिखने वाले व्यू के लिए आते हैं। सिक्किम की ट्रिप तो जारी रहेगी, पर इस एपिसोड को यहीं पे रखते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और आप सिक्किम का प्लान कब बना रहे हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे करके कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे ही किसी अच्छे से एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।